Hello everyone, today we will discuss about important questions of ENT according to exam point of view. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1, नक्तांध्यता के प्रकार बताते हुए कफ विदग्ध और सेस्मिल विदग्ध दृष्टि एवं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का वर्णन कीजिए। सुश्रुत अनुसार नक्तांध्य के 4 प्रकार होते हैं: श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, ह्रस्वजाड्य और नकुलांध्य। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि तथा नरः श्लेष्म विदग्ध दृष्टि तान्येव शुक्लानि हि मन्यते तु त्रिषु स्थितो अल्पः पटलेषु दोषो नक्तान्ध्यम अपद्यति प्रसह्य देवा स सूर्य अनुग्रहित चक्षुरीक्षेत रूपाणी कपालभावात्। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में रोगी सभी पदार्थों को श्वेत दिखता है। कफ तीनों पटलों में स्थित होने पर नक्तांध्य हो जाता है और दिन में सूर्य के तेज से कफ के अल्प हो जाने से रोगी दिन में देख सकता है। यह कफ साध्य रोग है। वाग्भट ने श्लेष्म विदग्ध दृष्टि रोग का उल्लेख नहीं किया है, परंतु दोषांत्य का वर्णन किया है, जिसका कफ विदग्ध दृष्टि के साम्य संभव है तथा दोनों नाइट ब्लाइंडनेस से कोरिलेटेड है। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि की चिकित्सा: हरेणु मगध अजा अस्थि मज्जैला यकृत अन्वितम यकृत रसेन अंजनम व श्लेष्मोभत दृष्टिये, अर्थात हरेणु का पिपली बकरी की अस्थि व मज्जा इलायची और बकरी का यकृत लेकर इन्हें महीन पीसकर अंजन के रूप में लगाना चाहिए। पित्त विदग्ध दृष्टि में त्रिफला घृत का प्रयोग करना चाहिए तथा कफ विदग्ध दृष्टि में त्रिफला घृत का पान करना चाहिए। उक्त दोनों रोगों में तेलवक घृत और पुराण घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। Night blindness is inability to see in dim light or darkness due to impaired function of special vision cells. इसमें स्पेशल विजन सेल्स के इम्पेयरमेंट की वजह से पेशेंट को डिम लाइट में देखने में दिक्कत होती है। इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड नक्चुरल एम्ब्लोपिया और नाइक्टेलोपिया। अर्ली नाइट ब्लाइंडनेस causes prolongation of dark adaptation time. Causes: xerophthalmia, chronic simple glaucoma, retinitis pigmentosa, peripheral cortical cataract, pathological myopia, deficiency of vitamin A, peripheral chorioretinitis, and congenital night blindness. Symptoms: difficulty in seeing in dim light, increased dark adaptation time, and treatment management of underlying causes. Next, retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa is a group of hereditary disease characterized by progressive night blindness and characteristic visual field. The disorder is inherited as an autosomal recessive trait. Most patients have no other systemic disease. In others, there are other manifestations such as deafness or obesity, short stature, hypogonadism, etc. मीन्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक हेरिडेटरी डिजीज़ का ग्रुप है जो कि नाइट ब्लाइंडनेस और कंस्ट्रिक्टेड विजुअल फील्ड की वजह से कोज होता है। द डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के थ्रू इनहेरिटेड होता है और मोस्ट ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं उनमें सिस्टमिक डिजीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट कुछ पेशेंट्स में मैनिफेस्टेशन होता है लाइक डिफनेस, ओबेसिटी, शॉर्ट स्टेचर एंड हाइपोगोनेडिज्म। Next, clinical features. Defective vision is twilight or night blindness. Retinal arterioles are attenuated and optic disc becomes pale and waxy. Treatment. Antioxidants and omega-3 fatty acids or vitamin A may be useful in long term to slow the progression. Low vision aids in the form of magnifying glasses. And third, genetic counseling is advised. क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमगत रोगों के नाम लिखते हुए अर्म रोग के प्रकार, लक्षण व चिकित्सा लिखिए। वर्तम रोगों की संख्या अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 21 और अकॉर्डिंग टू वाग्भट 24 होते हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक है, यूएसए में पवा पीकर के बंसल वापस आ गए। यूएसए, यू से उत्संगिनी, एस से शुष्कार्स, ए से अर्शोवर्तम, प से पक्ष्मकोप, व से वर्तम विश्ववर्तम, वा से वातहतवर्तम, पी से पौधकी, क से करदम, के से क्लिष्ट वर्तम, के से कुंभिका, बी से बहल वर्तम, ए से अप्रकलिन वर्तम, एन से निमेश, एस से शाव वर्तम, ए से अर्बुद, एल से लगन, व से वी से वर्तम बंधक, ए से अंजनामिका, पी से पौथी और पक्ष्मकोप और एस से शावर्तम आए। इस तरह से ये 21 होते हैं। शुक्लगत रोगों की संख्या अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 11 और अकॉर्डिंग टू वाग्भट 13 होते हैं। प्रस्तारी अर्म, शुक्ल अर्म, सिरोत्पात और शिराहर्ष अर्म जो है
प्रस्तारी अर्म, शुक्ल अर्म, शतज अर्म, अर्जुन, अधिमांसज अर्म, स्नायु अर्म, सुक्तिका, पिष्टक, सिराजाल, सिरा पीड़िका और बलास ग्रथित। इसके अतिरिक्त वाग्भट ने सिरोत्पाद और सिरार्श को माना है और शतज अर्म के स्थान पर शोणित अर्म को माना है। अर्म इनको याद करने की ट्रिक है ASP पास बस। A से अधिमांसज अर्म, S से शुक्ल अर्म, P से प्रस्तारी अर्म, P से पिष्टक, A से अर्जुन, S से सुक्तिका, S से स्नायु, B से बलासग्रथित, S से सिरा पीड़िका, S से सिराजाल और S से शुक्लार्म। ओके, देन अर्म के प्रकार शुक्लार्म, शोणितार्म, प्रस्तारी अर्म, स्नायुर्म, अधिमांसज अर्म और शतज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, प्रस्तारी अर्म, प्रस्तारी प्रतितम यह अर्म शुक्ला भागे विस्तीर्य तनुरधिर प्रभव सलीलम, अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग में फैलती हुई विस्तीर्ण पतली लाल वर्ण की तथा नील वर्ण की रचना को प्रस्तारी अर्म कहते हैं। ये त्रिदोष साध्य व्याधि है। शुक्लार्म, शुक्लाख्यम मृदु कथयन्ति शुक्ल भागे सत्सवेतम सममीह वर्धते चीरेण, अर्थात शुक्ल भाग में मृदु श्वेत तथा समान रूप से धीरे धीरे बढ़ने वाली रचना को शुक्लार्म कहते हैं। ये कफत साध्य व्याधि है। लोहितार्म, यन्मासम प्रच्यमुत्पेति शुक्ल भागे पद्याभम तदुपदिश्यन्ति लोहितार्म, अर्थात शुक्ल भाग में कमल के समान लाल वर्ण की मांस की वृद्धि को लोहितार्म कहते हैं। वाग्भट ने शोणितार्म से इसका वर्णन किया है। लोहितार्म रक्तज साध्य व्याधि है। अधिमांसज अर्म, विस्तीर्ण मृदु बहलम यकृत प्रकाशम स्यावम वा तदधिकम मांसज अर्म विद्यात, अर्थात यकृत के समान वर्ण का मृदु मोटा विस्तीर्ण और श्याव वर्ण की रचना को अधिमांसज अर्म कहते हैं। यह त्रिदोष साध्य व्याधि है। स्नायु अर्म, शुक्ले यत्पिशितेम उत्पेति वृद्धि में तत् स्नायुवर्मेत्यभि पठितम खरम प्रपांडु, अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग में खुरदरी पीत वर्ण की मांस वृद्धि को स्नायुवर्म कहते हैं, यानी स्नायुवर्म कहते हैं। ये त्रिदोष साध्य व्याधि। चिकित्सा आचार्य सुश्रुत ने अर्म में छेदन कर्म करने का निर्देश दिया है। पूर्व क्रम, रोगी को स्निग्ध भोजन कराकर तत्पश्चात यत्नपूर्वक बिठाएं। वैद्य लावणिक चूर्ण को आँख में लगाकर नेत्र को शुभित करें। प्रधान कर्म, फूले हुए अर्म प्रदेश का छेदन करना चाहिए। तत्पश्चात उस स्थान पर चालन करना चाहिए जिस पर अर्म में वली पड़ जाए। वैद्य बड़ी यंत्र से पकड़कर रोगी को अपांग की ओर देखने को कहें तथा वैद्य मुचुंडी यंत्र से अर्म को ऊंचा उठाकर सुई में डोरा धागा पिरोकर अर्म के नीचे डालकर उसे कुछ ऊपर उठा दे। वैद्य इस कार्य को शीघ्रता से न करे, अन्यथा अर्म के टूटने का भय रहता है। ऊपर तथा अधोभाग के वर्त्म को दृढ़ता से पकड़ें, अन्यथा शस्त्रक्रम करने में बाधा होती है। नेत्रगोलक से शिथिल हुए अर्म को 3 बड़िशों से पकड़कर ऊपर उठाकर मंडलाग्र शस्त्र से काट देना चाहिए। सब ओर से अर्म के विमुक्त होने पर उसे कनिनक की ओर लाकर कनिनक का अतिक्रमण न करते हुए अर्म को काट दे। अर्म को पूरी तरह से न काटकर 1/4 भाग शेष रहने दें। ऐसे करने से नेत्र में कोई उपद्रव नहीं होता है। कनिनक संधि में छेद होने से रक्त की अति प्रवृत्ति होती है अथवा नेत्र नाड़ी रोग हो जाता है। हीन मात्रा में अर्म का छेदन करने से उसकी पुनर्वृत्ति हो जाती है। पश्चात कर्म, अर्म का छेदन करने के बाद में प्रतिचारण करना चाहिए। यवक्षात त्रिकटु लवण के चूर्ण से प्रतिचारण करना चाहिए। पश्चात नेत्र का छेदन कर कुशल वैद्य को कवलिका रखकर पट्ट बंधन करना चाहिए। दोष ऋतु बल काल का ज्ञाता वैद्य जैसा हितकर हो वैसा स्नेह को लगाकर व्रण के समान उपचार करना चाहिए। 3 दिन बाद पट्टी खोलकर हाथों को गर्म करके नेत्र पर रखकर स्वेदन करें तथा नेत्र का शोधन करना चाहिए। अर्म के शेष भाग पर लेख्यांजन का प्रयोग करना चाहिए। जो अर्म छोटा दही के समान आभा वाला और नील या रक्त वर्ण का तथा धूसर वर्ण का एवं पतला हो उसकी शुक्र की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। और जो अर्म चर्म के समान मोटा तथा स्नायु और मांस से आवृत हो एवं जो अर्म कृष्ण मंडल तक पहुँच गया हो उस अर्म का अवश्य ही छेदन करना चाहिए। सम्यक छिन्न अर्म लक्षण, विशुद्ध वर्णम अक्लिष्टम क्रिया स्वक्षीगतक्लवम छिन्न अर्माणि भवेत् सम्यक यथा स्वम अनुपद्रवम, अर्थात अर्म का सम्यक छेदन होने पर नेत्रगोलक का वर्ण विशुद्ध तथा नेत्र का कार्य ठीक प्रकार से होता है। नेत्र क्लम रहित तथा उपद्रवों से रहित होता है। आधुनिक मतानुसार अर्म को टेरिजियम से कोरिलेट कर सकते हैं। टेरिजियम इज विंग शेप्ड फोल्ड ऑफ कंजक्टिवा encroaching upon the cornea from either side within the interpalpebral fissure.
Etiology: people living in hot climates, people working in sunny, dusty, or sandy atmosphere. Parts: it consists of three parts: head, neck, and body. Head present on the cornea. Neck: it is narrow part of on limbus, and body extending between limbus and the canthus. Depending upon the progression, it may be progressive or regressive pterygium. Progressive pterygium: it is thick, fleshy, and vascular. It gradually increases in size and encroaches towards the center of the cornea. At time, it may cover the pupillary area. Regressive pterygium: it is thin, atrophic, attenuated with little vascularity. Later on, it becomes thin and stop growing. However, it can never disappear completely. Then symptoms. Symptoms: there is cosmetic disfigurements. Second, visual disturbance occur when it encroaches the pupillary area. And third, foreign body sensation and irritation may be present. Signs: triangular encroachment of the conjunctiva on the cornea. And second, numerous small opacities may lie in front of apex of pterygium. Treatment: no treatment is required unless it is progressive towards the pupillary area. Surgical excision is the only satisfactory treatment. Indication: MC Reynolds operation, pterygium excision with free conjunctival autograft, and pterygium excision with amniotic membrane transplants. Diagnosis: DD. Differential diagnosis: pterygium must be differentiated from pseudopterygium. Pterygium: it is degenerative process, and pseudopterygium: it is inflammatory process. In pterygium, a probe cannot be passed under the neck, and pseudopterygium, a probe can be passed under the neck. Pterygium always situated in the palpebral fissure, and pseudopterygium is always situated at any median. Pterygium either progressive, regressive, or stationary, and pseudopterygium is always stationary. And pterygium are usually seen in elderly people, and pseudopterygium can occur in any age. Okay. थर्ड क्वेश्चन, ग्लूकोमा का विस्तार से वर्णन कीजिए. ग्लूकोमा. Glaucoma is a group of conditions that have characteristic optic neuropathy associated with visual field defects and elevated intraocular pressure. Or glaucoma is a group of eye disease that can cause vision loss and blindness by damaging optic nerve in the back of your eye because of the increased IOP or intraocular pressure. Causes: may be genetic, eye trauma, diabetes, long-term use of corticosteroids, hypertension, ocular surgery, and migraine or headache. Types: congenital glaucoma, open angle glaucoma, close angle glaucoma, secondary glaucoma. Congenital glaucoma, it is developed by congenital defects. Then second, open angle glaucoma, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का आउटफ्लो ट्रैक्ट ओपन होने से इसे ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं. यहाँ दो कंडीशन डेवलप हो सकती है. एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो इन दो कारणों से यहाँ ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है. इसे हम ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं. क्लोज एंगल ग्लूकोमा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नैरो एंगल ग्लूकोमा, cause here is tract of outflow of aqueous humor fluid has been narrowed. That's why outflow of aqueous humor is not done properly. Thus, it is called narrow angle glaucoma or closed angle glaucoma. Secondary glaucoma due to other conditions or disease like intraocular hemorrhage, diabetes, eye inflammations, etc. Glaucoma developed, then it is called secondary glaucoma. Symptoms: mild eye pain, redness, loss of vision, blurred vision, photophobia, difficulty in color perception, nausea, vomiting, edematous cornea, and pupil dilatation. Diagnostic tests: ocular history, any type of previous eye surgery, any previous history of glaucoma or family history of glaucoma. Tonometry, in this test measurement of intraocular pressure of eye is done. Ophthalmoscopy, it is performed by a doctor. And gonioscopy, angle of eye is determined in this test. Visual field test, peripheral vision loss is detected by visual field test. Slit lamp examination, front structure of eye is visualized by the examination
to detect any problem in eye. Treatment: beta blockers or cholinergic drugs. Beta blockers like timolol, sotalol, propanol, and cholinergic drugs like pilocarpine, it decrease our production of aqueous humor. Then carbonic anhydrase inhibitors like methazolamide and acetylzolamide, it decrease formation of aqueous humor fluid or secretion. Adrenergic agonist, it decrease the IOP in eye. Example, epinephrine. Osmotic diuretics, it helps in reduce IOP. Example, mannitol. Surgical management: ergon laser trabeculoplasty and laser iridotomy. एर्गन लेजर ट्रेबेक्युलोप्लास्टी, इसमें एक्वस ह्यूमर फ्लूइड को रिड्यूस किया जाता है ड्रेन के थ्रू, जिससे आईओपी रिड्यूस हो जाता है और यह ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज़ होती है। लेज़र आइरिडोटॉमी, यह नैरो एंगल ग्लूकोमा या क्लोज एंगल ग्लूकोमा में यूज़ की जाती है। इसमें आइरिस में स्मॉल इंसिजन देकर होल क्रिएट किया जाता है, उसके थ्रू एक्वस ह्यूमर फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है, जिससे आईओपी डिक्रीज हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन अधिमंत, that is the Ayurveda correlation of glaucoma. अधिमंत: वृद्धेरेतेर अभिषन्धेर नराणां क्रियवतां तावन्तस्त्व अधिमंताः स्युर्नयने तीव्र वेदना, अर्थात अक्रियाशील अर्थात सम्यक चिकित्सा न करने वाले मनुष्यों में अभिषंध रोग के बढ़ने पर अधिमंत रोग होता है तथा इसमें नेत्र में तीव्र पीड़ा होती है। अधिमंत का सामान्य लक्षण: अधिमंत में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आँख निकली जा रही है, नेत्र में मथनी से मथन पीड़ा होती है तथा सिर के आधे भाग में तीव्र वेदना होती है। वातज अधिमंत: वातज अधिमंत में नेत्र को निकालने के समान तीव्र पीड़ा होती है, अरनी व मथनी से नेत्र को जैसे मथा जा रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। किरकिरापन, सूचिबद्ध वेदना, नेत्र के मांस में शोथ होना, नेत्र में संकुचन, आत्मान, वेपतु आदि वेदनाओं से युक्त होना तथा सिर के आधे भाग में तीव्र वेदना होती है। पित्तज अधिमंत: पित्तज अधिमंत में नेत्र लाल वर्ण की रेखाओं से व्याप्त होता है, स्त्राव होता है, अग्नि के जलने के समान दाह होता है, नेत्र देखने में यकृत पिंड के सदृश ताम्र वर्ण का हो जाता है, घाव में छाल लगाने की तरह जलन की अनुभूति होती है, वर्त्म का प्रांत भाग पका हुआ तथा शोथ युक्त हो जाता है, पसीना आता है तथा रोगी को सभी वस्तुएं पीली दिखाई देती है, मूर्छा तथा सिर में जलन होती है। देन कफज अधिमंत: कफज अधिमंत में शोफ होता है तथा लालिमा कम होती है, स्राव कंडू नेत्र स्पर्श में शीतल, भारी, पिच्छल, मलयुक्त और रोमांचयुक्त होता है एवं रोगी को धूल में व्याप्त प्रत्येक पदार्थ कष्ट से दिखाई देते हैं, नेत्र मलपूर्ण, नासिका रुकी हुई तथा सिर में वेदना होती है। रक्तज अधिमंत: रक्तज अधिमंत में नेत्र जपा पुष्प के समान लाल वर्ण का हो जाता है, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, नेत्र स्पर्श सहन नहीं कर सकता है, रक्त वर्ण का स्त्राव होता है, सूचिबद्ध वेदना होती है, रोगी को सब दिशाएं अग्नि के समान लाल वर्ण की दिखाई देती है, नेत्र का कृष्ण भाग रक्त में डूबे हुए रीठे फल के समान दिखाई देता है, आँख जलती हुई तथा उसे सब वस्तुएं लाल दिखाई देती है। चिकित्सा: अधिमंत साध्य रोग, यह एक साध्य रोग है। ठीक है। वातज अधिमंत तथा अभिषंध चिकित्सा: तर्पण, चारों स्नेहों में से तेल को छोड़कर अन्य स्नेहों को वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ से सिद्ध करके तर्पण क्रिया करनी चाहिए। पुटपाक, स्नेक पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए, स्नेक धूमपान का प्रयोग करना चाहिए, स्नेक नश्य का प्रयोग करना चाहिए, अर्धोदक दुग्ध से आश्चोतन करना चाहिए और विडालक अर्थात वातज अभिषंध में सेंधा, लवण, शुंठी एवं रसांजन को घृत में घिसकर लेप करें अथवा पठानी लोध्र के चूर्ण को घृत में पकाकर पलकों पर लेप करना चाहिए। वातज अभिषंध और अधिमंत चिकित्सा: पित्तज अभिषंध। पित्तज अभिषंध व अधिमंत में रक्त विस्त्रावन विरेचन दे सकते हैं। सेक, आलेप, नश्य, अंजन और पैतिक विसर्ग की भांति इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अंजन: समुद्र फेन, चूर्ण, स्त्री दुग्ध व मधु को पीसकर इस अंजन का प्रयोग करना चाहिए। आश्चोतन: गंभारी की छाल, आंवला और हरित की चूर्ण को अथवा केवल कायफल के चूर्ण को वस्त्र में पोटली बनाकर जल में भिगोकर नेत्र का आश्चोतन करना चाहिए। कफज अभिषंध चिकित्सा: कफज अभिषंध व अधिमंत में सिरा मोक्षण करना चाहिए। स्वेदन, अवपीड़न, नश्य, अंजन, धूमपान से एक प्रलेप, कवल, रुक्ष औषधियों से बने क्वाथ का आश्चोतन तथा रुक्ष पुटपाक और अपतर्पण का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात 3 दिन के अंतर पर प्रातः कुष्ठ अधिकारोक्त तिक्त घृत का पान करना चाहिए। कफनाशक अन्नपान का सेवन करना चाहिए।
पत्तूर, पीलू, अर्क, कैथ से स्वेदन करना चाहिए। नेत्र, बाला, सोंठ, सुरकाष्ट और कूट इनका नेत्रों पर लेप करना चाहिए। अंजन, हरितकी, हरिद्रा एवं मधुयष्टि को जल में पीस कर वर्ती बनाकर इससे अंजन करना चाहिए, या फिर त्रैविष्ण, त्रिफला, हरिद्रा एवं बिडंग सार को जल में पीसकर वर्ती बनाकर उससे अंजन करना चाहिए। रक्तज, अभिषंध और अधिमंत की चिकित्सा। रक्तज, अभिषंध, अधिमंत की चिकित्सा, सिरोत्पाद और शिरोहर्ष इन चारों रोगों की चिकित्सा एक ही क्रम से करनी चाहिए। कौंभ घृत से स्नेहन करके मांसरस का सेवन करना चाहिए। सिरामोक्षण करें, अनंतर विरेचन देना चाहिए। सिरोविरेचक नश्य का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए सिरोविरेचक औषधि से सिद्ध घृत का चीनी के साथ प्रयोग करना चाहिए। नेत्र शूलहर चिकित्सा। नेत्र में अत्यधिक पीड़ा होने पर नेत्र के चारों ओर मृदु स्वेदन करके जलोका द्वारा अशुद्ध रक्त का निधन करना चाहिए। आश्चोतन, कसेरू एवं मुलेठी चूर्ण को कपड़े में रखकर पोटली बनाकर अंतरिक्ष जल में भिगोकर आँखों पर आश्चोतन करना चाहिए। अंजन, अंजन में चंदन, कुमुद, शिलाजतु, केसर, लोह भस्म, ताम्र भस्म, नील तुथ, निम्ब, निर्यास, रसांजन, पीतल और कांस्य मल को संभाग में लेकर चूर्ण करके निम्ब निर्यास के साथ खरल करके वर्ती बनाकर अंजन का प्रयोग करना चाहिए। इसको याद करने की ट्रिक है, प्रसन्न केके को चंदन का लेप लगाया। पी से प्रसन्न, पी से पीतल, आर से रसांजन, एस से शिलाजीत, एन से नीलतुथ, एन से निम्ब निर्यास, के से कुमुद, के से केसर को चंदन से चंदन, को से कुमुद, लेप से लेप लगाया जाता है संभाग में लेकर। ठीक है। चिकित्सा से अधिमंत की चिकित्सा न हो तो इस चिकित्सा से अगर अधिमंत की चिकित्सा न हो तो भ्रूणों के मध्य दाह करना चाहिए। सार रहित गाय की दही से चांदी के ऊपर लेप करना चाहिए। नील वर्ण का लेप हो जाए तब उसे सूख जाए तो उसे मस्तू के साथ वर्ती बनाकर यह वर्ती वातजनिमन नाशक होती है। चमेली की कलियां, शंख, नाभि, त्रिफला, मुलैठी, बला इन सभी को वर्षा के जल के साथ पीस कर वर्ती बनाएं। यह वर्ती पित्त, रक्त, अधिमंथ में प्रयोग की जाती है। सेंधव, त्रिफला, कटु, त्रिकटु, शंख, नाभि, समुद्रफेन, एलबालुक, राल इनकी वर्ती कफज अधिमंथ में प्रयोग करते हैं। अधिमंथ की साध्य असाध्यता। चिकित्सा न करने से कफज अधिमंथ 7 दिन में, रक्तज अधिमंथ 5 दिन में और वातज अधिमंथ 6 दिन में तथा पित्तज अधिमंथ तत्काल ही दृष्टि को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण शुक्ल का अभ्यमतानुसार वर्णन कीजिए। श्रवण शुक्ल, निमग्न रूपम ही भवेत्तु कृष्णे सुचेव विद्धम प्रभति यद्वेय श्रावम श्रवेदुष्णम अतएव रुक च तत्श्रवणम शुक्रम उदाहरन्ति। अर्थात नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में स्थित तथा सुई से विद्ध हुए की तरह प्रतीत होने वाला व्रण जिससे उष्ण स्राव होता है तथा तीव्र पीड़ा हो उसे श्रवण शुक्ल कहते हैं। यह रक्त असाध्य व्याधि है। वाग्भट, रक्त असाध्य व्याधि है। श्रवण शुक्ल के लक्षण अकॉर्डिंग टू विद्धे। कृष्ण भाग में मूंग के समान पीड़िका होती है तथा उससे उष्णाश्रु निकलते हैं तथा कृष्ण भाग लाल रेखाओं से आच्छादित रहता है। श्रवण शुक्ल की साध्य असाध्यता। जो श्रवण शुक्ल दृष्टि के समीप न हो, गहराई में स्थित न हो, अधिक स्राव न हो, वेदना से रहित हो एवं युग्म न हो, वह उपयुक्त चिकित्सा करने से कभी कभी ठीक हो जाता है। किंतु जो श्रवण शुक्ल मध्य स्थान से छिन्न हो गया हो, मांस से आवृत हो तथा जिसका प्रांत भाग लाल हो और चिरकाल से उत्पन्न हुआ हो, वह त्याज्य होता है, जिसमें से सदैव गर्म अश्रु निकलते हैं तथा कृष्ण मंडल में मूंग की आकृति की पीड़िका हो जाती है, वह असाध्य होता है। तथा जो तीतर पक्षी के पंख के समान रंग का हो, वह भी असाध्य रोग होता है। अच्छा, चिकित्सा अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। श्रवण शुक्ल चाहे उत्तान हो या अवगाढ़ यानी डीप हो या कर्कश हो, उसे शिरीष, बीज, काली मिर्च, पिपली और सेंधव लवण इनके संभाग निर्मित चूर्ण से घर्षण करना चाहिए और विभेदक फल मज्जा को मधु के साथ पीसकर अंजन करना चाहिए। वाग्भट के अनुसार 200 के अनुसार शुक्र रोगों में त्रिफला स्निग्ध वृक्ष में रूप में प्रयोग करने से तथा तिक्त घृत का प्रयोग करना चाहिए। मस्तक की सिरा का वेदन करके रक्त निकालना तथा विरेचन और सेक का प्रयोग करना चाहिए। आंख में लालिमा, अश्रु और वेदना की शांति होने पर लेख्यांजन नेत्र में डालना चाहिए। ऊपर को उठे हुए या शल्य युक्त शुक्र का बाल आदि से विलेखन करना चाहिए। श्रवण शुक्ल में षडंग गुगलू बनाकर खिलाना चाहिए तथा जलोका से रक्तमोक्षण करना चाहिए। इसका मॉडर्न में कोरिलेशन कॉर्नियल अल्सर से हम कर सकते हैं। सो कॉर्नियल अल्सर इज ऑल्सो नोन एज अल्सरेटिव केराटिटिस। इट इज discontinuation in the normal epithelium surface of the cornea associated with the necrosis of surrounding corneal tissues. क्लासिफिकेशन etiological and morphological बेस पे ये क्लासिफिकेशन होता है इसका। etiological क्लासिफिकेशन इन्फेक्टिव कैरियोटाइट्स, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, प्रोटोजोअल, एलर्जी कैरिटाइटिस, traumatic keratitis and idiopathic keratitis. Morphological classification depending upon location, central corneal ulcer and peripheral corneal ulcer depending upon purulence. मोस्टली बैक्टीरियल एंड फंगल होते हैं ये purulent corneal ulcer।
और मोस्टली वायरल और एलर्जिक होते हैं नॉन प्यूरुलेंट ओरल कॉर्नियल अल्सर डिपेंडिंग अपॉन एसोसिएशन ऑफ हाइपोपायन simple corneal ulcer and hypopyon corneal ulcer, and depending upon depth, superficial corneal ulcer and deep corneal ulcer. Then pathogenesis may be described under 4 stages. इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो 4 स्टेजेस के अंदर डिस्क्राइब की जाती है. फर्स्ट स्टेज ऑफ progressive infiltration. In this stage, the superficial layer of cornea show focal infiltration with the inflammatory cells predominantly polymorphinuclear into the epithelium. It undergoes necrosis and ultimately desquamates. If the lesion is superficial and does not involve Bowen's membrane, it heals quickly. In case the infiltration extend into the deeper layers of the cornea, it indicates the progression of lesion. Stage of active ulceration. The epithelium at the margins of the ulcer swells and overhangs the corneal lamella, imbibe fluid and project above the surface, giving a shaped appearance to the ulcer. The surrounding area is packed with leukocytes and appears as a grey zone of infiltration. Stage of regression. A line of demarcation develops around the ulcer. Infiltration at the edge and the base start to disappear and polymorphs are replaced by mononuclear cells. Ulcer appears somewhat larger but clean with smooth floor and edges. Then fourth stage of cicatrization. Healing of the defect occurs by formation of the fibrous tissues. Thus, after healing, cornea becomes opaque at the site of the ulceration. Then symptoms. Pain, photophobia, lacrimation, redness and blurring of vision present होते हैं इसमें. Signs. Lids are swollen, conjunctival hyperemia, blepharospasm. There is a tight closure of the eyelids, especially in the children. Then ciliary congestion, hypopyon may be present, raised yellowish or whitish area on the cornea. Then differential diagnosis, fluorescent staining. It stains the margin of the ulcer bright green. And slit lamp examination shows irregular margin of ulcer and detail of anterior segment of eye. Complications, toxic iridocyclitis, descemetocele, secondary glaucoma, perforation of the corneal ulcer. Treatment, cycloplegic drug as 1% atropine, hematoprin 0.05% reduce ciliary spasm and are used twice a day. Systemic analgesic and anti-inflammatory drugs to relieve pain and edema. General health and nutritional status should be improved. Vitamin A and B complex, vitamin C are helpful. Any septic focus in surrounding tissues should be removed. Avoid bandage as it increases local temperature. There tends growth of organism. Then treatment of the complication. And for secondary glaucoma, tablet Diamox 500 mg BD. For descemetocele, paracentesis is done, and pad and bandages for slugged corneal ulcer and corneal transplant if opacity and blindness develop. Then note, this descemetocele is formed due to bulging of descemet's membrane in case of penetrating corneal ulcer. This is a sign of impending perforation and is usually associated with severe pain. Now next question, कर्णस्राव का उभय मतानुसार विस्तृत वर्णन कीजिए. कर्णस्राव शिरोअभिघाताद अथवा निमज्जितो जले प्रपकाद अथवा अपिविद्धतेः स वेत्तु पूयं श्रवणो अनिलवृतः स कर्णस्राव इति प्रकीर्तितः. सिर में चोट लगने पर, पानी में डुबकी लगाने से, कर्ण विदृधि के पक जाने पर, जब कर्ण वायु से आवृत हो और पूरे को स्रावित करता हो तो इसे कर्णस्राव कहते हैं. चिकित्सा. कर्णस्राव की सामान्य चिकित्सा शिरोविरेचनं चैव धूपनं पूरणं तथा प्रमार्जनं धावनं च विक्ष्यावचारयेत्. अर्थात शिरोविरेचन, धूपन, पूरण, कर्णपूरण, प्रमार्जन और प्रक्षालन का दोष अनुसार परीक्षण कर कर्णस्राव में प्रयोग करना चाहिए. विशिष्ट चिकित्सा. सर्ज वृक्ष की छाल का चूर्ण तथा वनकारपास फल के स्वरस में शहद मिलाकर कर्ण पूरण करना चाहिए. कर्ण प्रक्षालन. राजवृक्षादि गण, सुसादि गण की औषधियों के क्वाथ से कर्ण का प्रक्षालन करना चाहिए. लाख, रसोत और राल इनकी महीन चूर्ण कर्ण में भरना प्रशस्त है. स्त्री के दुग्ध में रसोत को घिसकर शहद मिलाकर कर्णस्राव तथा पूती कर्ण में पूरित करना प्रशस्त है. तथा कर्ण पूरण पंचकषाय वृक्षों की छाल के क्वाथ तथा कैथ के स्वरस में मधु मिलाकर कर्ण पूरण करने का निर्देश दिया गया है. इसे हम क्रोनिक सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया से कोरिलेट कर सकते हैं.
chronic suppurative otitis media (CSOM). Chronic suppurative otitis media is a chronic infection of middle ear cleft mucosa characterized by ear discharge and permanent perforation of tympanic membrane. Etiology: it occurs all ages. Both sexes are equally affected. Disease of nose and throat like chronic tonsillitis and sinusitis. Anhydrogenic condition lead to recurrent respiratory tract infection, and acute otitis media which fails to clear may persist as chronic suppurative otitis media. Positive organism: aerobic organism Pseudomonas aeruginosa, E. coli, and Staphylococcus aureus. Anaerobic organism: bacteroids, fungi, फ्लैजिल्स, बैक्टीरियोइड्स फ्लैजिल्स मोस्ट कॉमन होता है ये, और ये एनाएरोबिक स्टेप्टोकोकाई, देन सेकंड टाइप्स इसके ये दो टाइप का होता है, ट्यूबोटिम्पेनिक और बिनाइन और सेफ, एंड सेकंड एटिकोएंट्रल अनसेफ और डेंजरस. Then first, tubotympanic, benign or safe, with permanent central perforation. These are no serious complication. Eticoenteral, with the atic or marginal perforation, it is characterized by the presence of destructive cholesteatoma. Tubotympanic (CSOM). This type of chronic suppurative otitis media involves anterior inferior part of the middle ear cleft. Clinical features: ear discharge. The discharge mostly appears at the time of upper respiratory tract infection or an accidental entry of water into the ear. The middle ear mucosa may be edematous and erythematous. Hearing loss: it is conductive type of hearing loss, and perforation always central in may lie anterior, posterior, inferior to the handle of the malleus. Investigations: audiometry, mastoid X-ray, and culture and sensitivity of the ear discharge. Then treatment: conservative treatment, removal of septic foci like adenoids and tonsils. Systemic as well as local antibiotics are used. Antibiotics ear drops include of loxamicin, neomycin, etc. Nutrition of the patient should be improved to prevent recurrent RTI. The surgical treatment: laryngoplasty, closure of perforation of pars tensa of the tympanic membrane is called laryngoplasty. Laryngoplasty can be combined with ossicular reconstruction and termed tympanoplasty. Eticoentral (CSOM) or chronic suppurative otitis media. This type of chronic suppurative otitis media involves atic and posterior superior region of middle ear cleft. It is associated with the atic or marginal perforation in posterior superior quadrant of the pars tensa. It is characterized by the presence of destructive cholesteatoma, which because of its bone eroding properties causes risk of serious complications. Clinical features: ear discharge: it is usually purulent and so scanty in amount that the patient may not be aware of it. Bleeding: it can occur from granulation or the polyp. Hearing loss: hearing is normal when ossicular chain is intact. Hearing loss is mostly conductive, but sensory neural elements may be added. Then features indicating complication in chronic suppurative otitis media: pain, vertigo, diplopia, fever, mastoiditis, and persistent headache. Treatment: surgical treatment, canal wall down procedure, canal wall up procedure. Then reconstructive surgery: hearing can be restored by laryngoplasty or tympanoplasty. Conservative treatment: it has a limited role but should be considered in the critically ill patient unfit for surgery. Then comparison between benign and dangerous types of chronic suppurative otitis media. Benign CSOM or tubotympanic and dangerous CSOM or eticoentral. First, perforation. Central perforation is present in tubotympanic and atic or marginal perforation present in eticoentral. Discharge: intermittent discharge present in tubotympanic and continuous discharge present in eticoentral. Intermittent mucoid, no foul smell, white is yellowish bleeding discharge present in tubotympanic. Continuous, always purulent, foul smell and brownish, grayish, yellowish color discharge present in eticoentral. And bleeding is rare in tubotympanic and bleeding may be present because of scanty in eticoentral. Copious is present in tubotympanic and scanty discharge present in eticoentral. And increase with URTI in tubotympanic and unaffected with URTI eticoentral. Then polyp is pale in color in tubotympanic and red and fleshy in eticoentral. Cholesteatoma absent in tubotympanic and present in eticoentral. Deafness, conductive deafness present in tubotympanic and conductive or mixed deafness present in eticoentral. Granulation
uncommon in tubotympanic and common in aticoantral, and complications very rare in tubotympanic and always common in aticoantral. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शिरोरोगों के नाम बताते हुए सूर्यावर्त तथा अर्धाभेदक का उभय मत अनुसार वर्णन कीजिए। सुश्रुत अनुसार शिरोरोग 11 होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, क्षयज, क्रमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक, संखक। चरक अनुसार 5 होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और क्रमिज शिरोरोग। वाग्भट अनुसार शिरोरोग 10 होते हैं और कपालगत रोग जो होते हैं वो 9 होते हैं। शिरोरोग, वातज शिरोरोग, वातज पित्तज कफज शिरोरोग, वातज पित्तज कफज, रक्तज, सन्निपातज, क्रमिज, अर्धाभेदक, सूर्यावर्त, संखक और शिराकंप शिरोरोग। इन कपालगत रोग होते हैं उपशीर्षक, अरुणशिका, दारुणक, इंद्रलुप्त, खलित, पलित, कपाल पिटिका, कपाल अर्बुद, कपाल विधृति आदि। देन फर्स्ट इज सूर्यावर्त शिरोरोग। सूर्य के उदय होने के वह जो सूर्य के उदय होने के साथ पीड़ा आरंभ होकर जिसमें सूर्य के उदय होने के साथ पीड़ा आरंभ होकर धीरे धीरे बढ़ती है और आंख व भ्रू में विशेषकर होती है तथा मध्याह्न में सूर्य के प्रखर होने पर प्रगाढ़ हो जाती है एवं मध्याह्न के बाद सूर्य के तेज कम होने से पीड़ा कम हो जाती है। इस रोग में कभी शीतल उपचार से शांति प्राप्त होती है तो कभी उष्ण उपचार से शांति प्राप्त होती है। यह त्रिदोष अत्यंत कष्टकारी रोग है। इसको भास्करावर्त रोग भी कहते हैं। चिकित्सा, इसमें नश्य आदि चिकित्सा करनी चाहिए। जांगल पशु पक्षियों का मांसरस देना चाहिए। घृत को गर्म दुग्ध के साथ पीना चाहिए। घृत एवं क्षीर से परिषेक करना चाहिए। भोजन के बाद घृतपान कराना चाहिए। शिरोविरेचन तथा काय विरेचन देना चाहिए। रक्तमोक्षण, इसमें नासा के समीप ललाट की अथवा अपांग की शिरा का वेद करना चाहिए। देन हम इसका मॉडर्न में कोरिलेशन एक्यूट फ्रंटल साइनसाइटिस से करते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस म्यूकोजा इज कॉल्ड एक्यूट साइनसाइटिस। एक्यूट फ्रंटल साइनसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्रंटल साइनस म्यूकोजा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफिस हेडेक बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। Etiology, external trauma to sinus, entry of water into the sinus, infection of the upper respiratory tract, and clinical features. Pain in the frontal region that may radiate to temporal and parietal region. Edema of sinus and upper eyelids, nasal discharge, nasal obstruction, fever, and radiography X-ray shows opacity of the frontal sinus. Then complications: osteomyelitis of frontal bone, meningitis, frontal lobe abscess, and orbital cellulitis. Treatment: antibiotics, analgesics, treatment of the underlying causes. Then अधाभेदक शिरोरोग, मनुष्य के उत्तम अंग अर्थात सिर के आधे भाग में अत्यधिक भेदन व सूचीवेदनवत पीड़ा, भ्रम और शूल है तथा यह लक्षण अकस्मात पक्ष यानी 15 दिन में या फिर 10 दिन के बाद हो जाते हैं, उसको अधाभेदक कहते हैं। यह रोग त्रिदोषज है। चिकित्सा: सूर्यावर्त के समान ही अधाभेदक की चिकित्सा करनी चाहिए, किंतु इस चिकित्सा से अन्य किसी भी दोष, देश, काल आदि का विचार करनी चाहिए। बचाव: पिपली से अवपीड़न नश्य देना चाहिए। पुराण घृतपान करना चाहिए। सिरोवस्ती तथा उपनार का प्रयोग करना चाहिए। निरु व अनुवासन बस्ती तथा अग्निकर्म का प्रयोग करना चाहिए। सूर्यावर्त व अर्धाभेदक में शीरीष मूल व फलों को पीसकर उनके स्वरस से अवपीड़न नश्य देना लाभकारी होता है। इसका हम मॉडर्न में कोरिलेशन माइग्रेन से करते हैं अर्धाभेदक का। सो माइग्रेन इज अ थ्रोबिंग पीरियोडिक हेडेक यूजुअली इन वन हाफ ऑफ द हेड. पेन कैन स्प्रेड टू अफेक्टेड द एंटायर हेड. इट यूजुअली अफेक्ट्स पीपल ऑफ मिडल एज. इट इज 3 times more common in females. Migraine headache are unilateral majority of the time in the temporal region. It is found in person who are perfectionist and who work hard to fatigue themselves. Migraine headache symptoms vary and may occur with or without a warning sign called an aura. Aura begins within 30 minutes before headache. It is one of the episodic neurovascular headache. Symptoms: half-sided headache, bilateral headache, letharginess, nausea, vomiting, photophobia, visual disturbance, blasting and throbbing, pain in head, vertigo, confusion, etc. Triggering factors: emotional stress, high altitude, lack of sleep, odor, heat, neck pain, exercise, bright or flickering light, fasting, abrupt weather changes, smoking, straining, menstruation, and travel are triggering factors. Causes: triggers of migraine, second hormonal functions, and third irregular meals, and fourth specific food. Pathophysiology: causes: grief, anxiety, disappointment, guilt, frustration, anxiety, disappointment, guilt, frustration, suppressed इमोशंस एक्सेट्रा, दीज आर कॉजेज. इनकी वजह से ब्रेन में जाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन को. ब्रेन से हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलता है. हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन देता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेशन थायराइड ग्लैंड में आता है. थायराइड ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचता है और एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू माइग्रेन तक स्टिमुलेशन मिलने पर माइग्रेन डेवलप होता है. एंटीरियर पिट्यूटरी ये नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम तीनों को स्टिमुलेट करता है.
Then some researchers proved that calcium channel gene CACN1A is responsible for familiar hemiplegic migraine and thus established hereditary factor for some type of migraines. Excess of serotonin and dopamine can also trigger migraine attacks, and some antagonists against these hormones prevent migraine episodes. Migraine subtypes: migraine with aura, migraine without aura. ये अडल्ट में होता है। माइग्रेन विद ओरा के 5 अटैक्स होते हैं और माइग्रेन विदाउट ओरा 2 अटैक्स होते हैं, ठीक है। देन बेसिलर माइग्रेन एंड रेटिनल माइग्रेन, ये एडोलेसेंट एज में और यंग अडल्ट में होते हैं। ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन एंड एब्डोमिनल माइग्रेन भी बोलते हैं इसको, एब्डोमिनल माइग्रेन। ये एब्डोमिनल माइग्रेन को हम चाइल्डहुड माइग्रेन बोलते हैं, ये चाइल्डहुड ऑनसेट पे होते हैं ये। देन बॉयज एंड गर्ल्स हैव इक्वल प्रिविलेंस फ्रॉम इट। देन हेमिप्लेजिक माइग्रेन, ये ऑल एजेस में, ऑल टाइप ऑफ एजेस में हो सकता है। देन कंपेरिजन सेक्स, इसमें फीमेल में मोर प्रोमिनेंट होती है मेल से। देन फीमेल फैमिली हिस्ट्री इसमें प्रेजेंट होती है। फैमिली हिस्ट्री मोस्टली यूनिलेटरल होता है, मॉडरेट टू सीवियर इसकी इंटेंसिटी होती है। पीरियोडिसिटी इसकी 3 to 4 एपिसोड्स होते हैं इन मंथ। ड्यूरेशन इसका 1 to 74 हर्ट्ज होते हैं। क्वालिटी इसकी पल्सेटिंग होती है एंड नेचर ऑफ पेन इसका थ्रोबिंग पेन होता है इसमें। रेटिनल माइग्रेन, इट इज डायग्नोज्ड व्हेन सफर हैज स्कोटोमा और अल्टर्ड विजन फील्ड फॉर लेस देन 1 हॉर्स। पोस्चरल चेंजेस एक्सरसाइज में precipitate attacks. Sometimes a condition encephalic migraine is seen when patient experience aura symptoms but actual attack of pain does not happen. An abdominal migraine typically occurs in children presenting dull pain in abdomen that lasts for 1 to 72 hours, associated with nausea, vomiting, loss of appetite, pale skin. Aura and headaches are absent or minimal. Patient may develop migraine late in their life. डिफरेंशियल डायग्नोसिस: साइनस हेडेक हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, टेम्पोरल आर्टेराइटिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है और ग्लूकोमा हो सकता है। टेम्पोरोमेडुलर जॉइंट डिस्फंक्शन की वजह से हेडेक जनरेट हो सकता है, बायलेटरल और यूनिलेटरल, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट: सबक्यूटेनियस सुमेट्रिप्टन 6 mg इज मोस्ट इफेक्टिव। सेकंड, ट्राइपेंट्स and a serotonin agonist recommended in the severe migraine when NSAIDs are not effective. Drink fluid to avoid dehydration. Rest in quiet dark room. And painkillers like ibuprofen, aspirin, acetaminophen are helpful in this situation. Non-pharmacological treatment: massage, don't skip meals, acupuncture, get regular exercise, relaxation techniques, diet changes, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन: सर्वगत रोगों का वर्णन करते हुए अभिसंध का लक्षण एवं चिकित्सा का अनुसार वर्णन कीजिए। सुश्रुत अनुसार सर्वगत रोग 17 होते हैं और वाग्भट अनुसार ये 16 होते हैं। इनकी ट्रिक है: आशा से श्वास है, ए से अभिसंध, ए से अधिमंत, एस से सोफ, एच से हतादिमंत, ए से अशोफ अक्षिपाक, स से शुष्क अक्षिपाक, वी से वातपर्य, देन ए से अन्यतोवात, ए से अम्लध्यूषित, एस से सिराहर्ष एंड एस से सिरोत्पात। आचार्य वाग्भट ने सिरोत्पात व सिराहर्ष को नहीं माना है। उन्होंने सुश्रुत अनुसार बताए सर्वगत रोगों में अतिरिक्त रूप में अक्षिपाकत्य को माना है। निकट संपर्क में रहना, शरीर को छूना, साथ भोजन करना, साथ सोना व बैठना, मस्त्र माला लेपादि का साझा करना आदि करने से चर्म रोग, ज्वर, सौफ, नेत्र अभिसंध व अन्य संक्रामक रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं। देन प्राय सभी प्रकार के नेत्र रोगों में अभिसंध के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए बुद्धिमान वैद्य के लिए हितकर है कि वे उत्पन्न होने वाले अभिसंध को शीघ्र ही चिकित्सा करके उसको शांत कर दें। वातज अभिसंध: वातज अभिसंध में नेत्र में सूचीविद्वत वेदना होती है तथा जकड़ाहट, रोमहर्ष, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, सिर में पीड़ा, ऑक्यूलर ड्राइनेस तथा आंख से शीतल अश्रु निकलते हैं। यह वातिक साध्य व्याधि है। पित्तज अभिसंध: पित्तज अभिसंध में नेत्र में दाह और पाक होता है, शीतल द्रव्य अच्छे लगते हैं, आंखों से धुआं निकलने की प्रतीति होती है, अश्रु बहुलता, नेत्र से उष्ण जल अश्रु निकलते हैं तथा आंखें पीली होती है। यह पित्तज साध्य व्याधि है। कफज अभिसंध: कफज अभिसंध में उष्ण द्रव्य अच्छे लगते हैं, नेत्र में भारीपन, सूजन, कंडू, देखने में नेत्र श्वेत और स्पर्श में शीत प्रतीत होता है तथा नेत्र से बार बार पिच्छल स्राव होता रहता है। यह कफज साध्य व्याधि है। रक्तज अभिसंध: रक्तज अभिसंध में नेत्र से ताम्र वर्ण के अश्रु निकलते हैं, आंख लाल होती है, चारों ओर से नेत्र में लाल रंग की सिराएं दिखाई देती है तथा पित्तज अभिसंध के लक्षण होते हैं। यह रक्तज साध्य व्याधि है। चिकित्सा: अभिसंध के पूर्व रूपों में तीक्ष्ण गंडूस, नश्य तथा उपवास कराया है, परंतु वातज अभिसंध में यह नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के अभिसंध में दाह, लालिमा, अश्रुबहुलता तथा शोथ की शांति के लिए विडालक करना चाहिए, विडालक का प्रयोग करना चाहिए। इसका कोरिलेशन हम कंजक्टिवाइटिस से करते हैं, मॉडर्न कोरिलेशन, ठीक है। देन कंजक्टिवा: इट इज अ ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच कवर्स द अंडर सरफेस ऑफ द लिड्स एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल अप टू द लिम्बस।
Conjunctivitis. It is the inflammation of conjunctiva characterized by conjunctival hyperemia and discharge which may be watery, mucoid, mucopurulent or purulent. It is the inflammation and redness of conjunctiva caused by bacterial, viral infection and allergic reactions. Classification. Classification: bacterial conjunctivitis, viral conjunctivitis, allergic conjunctivitis, toxic or chemical conjunctivitis, conjunctival hemorrhage or traumatic conjunctivitis. First, bacterial conjunctivitis. Acute mucopurulent conjunctivitis is the most common type of acute bacterial conjunctivitis, characterized by marked conjunctival hyperemia and mucopurulent discharge from the eye. It is contagious and often self-limiting disease. Causative agents: Staphylococcus aureus, pneumococcus, streptococcus. Then viral conjunctivitis. Many types of viruses causes viral conjunctivitis. Example: adenovirus, herpes simplex virus, coronavirus, etc. Allergic conjunctivitis. It is the inflammation of conjunctiva due to allergic reaction. The conjunctiva is 10 times more sensitive than the skin to allergy. Legends. Toxic conjunctivitis. It is the inflammation of conjunctiva due to any toxic or irritating substance present in the eyes. Example: smoke, foreign body, hair spray, etc. Fifth, subconjunctival hemorrhage, traumatic conjunctival hemorrhage. A subconjunctival hemorrhage is bleeding underneath the conjunctiva. It is caused by injury to the head or eye, including infection and rubbing the eye too hard. Rupture of small blood vessels of conjunctiva due to injury to the eyes and rubbing the eye too hard is called subconjunctival hemorrhage or traumatic conjunctivitis. Symptoms: redness in eye, burning sensation, pain in eyes, water discharge, feeling discomfort, photophobia, swelling, water discharge, etc. Then diagnostic treatment. Diagnostic test: culture of conjunctival tissues, physical examination like redness is in eyes present or absent, swelling present or absent, water discharge present or absent, photophobia present or absent, etc. Then treatment: antibiotics like clindamycin, penicillin, erythromycin, streptomycin, etc. help in reduce of bacterial infection. Antiviral drugs, warm compression, antihistamine drugs, corticosteroids, and cleaning of eyes and conjunctiva. Then दस्तिगत रोगों के नाम लिखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तिगत रोगों के नाम लिखते हुए लिंगनास व नकुलांधे का उभयमत अनुसार वर्णन कीजिए। दस्तिगत रोग: आचार्य सुश्रुत ने दस्तिगत रोगों की संख्या 12 मानी है और आचार्य भट्ट ने इसकी 27 मानी, यानी 27। सुश्रुत अनुसार वातज, पित्तज, श्लेष्मिक, रक्तज, सन्निपातज, संसर्गज, पित्त विदग्ध, कफ विदग्ध दस्ती, धूमदर्शी, जाड्य, नकुलांधे और गंभीरिका। याद करने के लिए धनजी पी के 6 तिमिर दस्ती युक्त हुए। धन से डी से धूमदर्शी, एच से ऋस्व जाड्य, एन से नकुलांध्य, जी से गंभीरिका, पी से पित्त विदग्ध दस्ती, के से कफ विदग्ध दस्ती। 6 तिमिर यानी वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, संसर्गज तिमिर। ठीक है। भागवत अनुसार वातज, पित्तज, कफज, संसर्गज, रक्तज और सन्निपातज तिमिर। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, संसर्गज, सन्निपातज काच। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, संसर्गज, सन्निपातज लिंगनाश। धूमर, हरस्व जाड्य, अम्ल विदग्ध दस्ती, नकुलांध्य, गंभीरा, पित्त विदग्ध दस्ती, उष्ण विदग्ध दस्ती, औपसर्गिक लिंगनाश और रात्यांध्य आदि इसके टाइप्स होते हैं। देन सरलिंगनाश। सरलिंगनाश लक्षण तथा वातज लिंगनाश में दृष्टिमंडल अरुण वर्ण का चंचल और रुक्ष हो जाता है। पित्तलिंगनाश में दृष्टिमंडल नील वर्ण कसे के समान उसकी आभा होती है तथा पीत वर्ण का होता है। कफज लिंगनाश में दृष्टिमंडल स्थूल, चिकना तथा शंख, कुंद, पुष्प, चंद्रमा के समान पांडु वर्ण का होता है। हिलते हुए कमल के पत्र के समान होता है तथा धूप में अत्यंत संकुचित तथा छाया में विस्तृत हो जाता है। रक्तज लिंगनाश में दृष्टिमंडल कमल पुष्प के समान आभा लिए होता है तथा प्रवाल के समान लाल वर्ण का दिखता है। और त्रिदोषज लिंगनाश में दृष्टिमंडल अनेक वर्ण का होता है तथा वातादि दोषों के अनुसार इसमें लक्षण पाए जाते हैं। बाह्य कारण से ये 2 प्रकार के होते हैं, सनिमित और अनिमित। इसके अतिरिक्त अभिघातज और औपसर्गिक भी होते हैं। ठीक है। सनिमित लिंगनाश। सनिमित लिंगनाश सिर के अभिताप से होता है तथा इसमें अभिसंधि के लक्षण पाए जाते हैं। इसे मॉडर्न में ऑप्टिक न्यूराइटिस से कोरिलेट किया जा सकता है। अनिमित लिंगनाश देवता, ऋषि, गंधर्व, बड़े सर्प को देखने से तथा प्रकाशवान पदार्थ को देखने से दृष्टि नष्ट हो जाती है, उसे अनिमित लिंगनाश कहते हैं। नेत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा दृष्टि प्राकृत वर्णयुक्त एवं विमल होती है, तिमिर कांच से रहित होती है। इसे मॉडर्न से ऑप्टिक एट्रोफी से कोरिलेट कर सकते हैं। ये दोनों लिंगनाश असाध्य होते हैं। अभिघातज लिंगनाश विदीयते सीदीयते हीयते वा नृणाम अभिघाता तु दृष्टि, अर्थात अभिघात से हत हुई मनुष्य की दृष्टि विदीर्ण हो जाती है, दब जाती है अथवा बिल्कुल नष्ट हो जाती है। औपसर्गिक लिंगनाश। अचानक थोड़े सत्व वाले व्यक्ति द्वारा चमकते हुए सूर्यादि प्रकाशवान वस्तु को देखने से वातादि दोष नेत्र में आश्रित होकर तेज को सुखाकर दर्शन शक्ति को नष्ट कर देते हैं। दृष्टि वैदुर्य वर्ण के समान निर्मल, निश्चल, स्वाभाविक और पीड़ा रहित होती है। यह औपसर्गिक लिंगनाश कहलाता है। नकुलांध्य। नकुलांध्य तीनों दोषों से युक्त जिस व्यक्ति का दृष्टिमंडल न केवल नेवले की तरह चमकता हो तथा दिन में नाना वर्ण के द्रव्यों को देखता हो, उस व्याधि को नकुलांध्य संज्ञा दी गई है। यह त्रिदोषज असाध्य रोग है। त्रिदोषज नकुलांध्य में तिमिर के समान चिकित्सा करनी चाहिए। इसे मॉडर्न में नाइट ब्लाइंडनेस से कोरिलेट किया जा सकता है। तिमिर में त्रिफला घृत का प्रयोग लाभकारी होता है और पित्तज तिमिर में त्रिफला चूर्ण को प्रचुर घृत के साथ देने से ये लाभदायक होता है।
Next, night blindness. Night blindness is inability to see in dim light or darkness due to impaired function of special vision cells. Causes macular degeneration, deficiency of vitamin, retinal detachment, chronic simple glaucoma, retinitis pigmentosa, xerophthalmia, etc. Symptoms: difficulty in seeing in dim light, increased dark adaptation in time. Treatment: management of the underlying causes. Then optic neuritis. It is the inflammation of optic nerves. Clinically, it is characterized into three groups: papillitis, retrobulbar neuritis, and neuroretinitis. Etiology: idiopathic. Then demyelinating disorder are most common causes. Example: multiple sclerosis, systemic granulomatous inflammation such as tuberculosis, and infection of the adjacent structure like uveitis, retinitis, and sinusitis. Autoimmune vascular disorders such as SLE, etc. are its causes. Then papillitis. It is an inflammation of optic nerve. Retrobulbar neuritis. It is an inflammation of retrobulbar part of the optic nerve. Then neuroretinitis. If papillitis associated with retinitis is called neuroretinitis. It is more often bilateral. Clinical features: the veins are dilated and tortuous, hemorrhages and exudates appears upon the disc. Impairment of color vision. Ocular movements are painful. Papillary light reflex is sluggish, and depression of light blindness are present. Clinical features. Then treatment of optic neuritis: intravenous steroid therapy, plasma exchange therapy, IV methyl prednisolone 250 mg 6 orally for 3 days, and oral prednisolone 1 mg per kg per day for 11 days. ये हम उसमें ट्रीटमेंट देते हैं. Then optic atrophy. The condition refers to degeneration of optic nerve. The injury to nerve fibers in any part of the course from the retina to lateral geniculate body leads to their degeneration and subsequent optic atrophy. Primary optic atrophy: it occurs without any preceding swelling of the optic nerve head. The condition is caused by lesion in the anterior visual system extending from the RGCS या retrolaminar partial optic nerve or retinal ganglion cells to the lateral geniculate body (LGB). In this, the disc is grey or white in color. The edges are sharply defined. Stippling of lamina cribrosa is seen, and the surrounding retina looks normal. Cup is normal, and retinal vessels are normal. Second optic atrophy, post-neurotrophic atrophy. It results from injury or direct pressure affecting the visual nerve fibers in any part of course of optic nerve. In secondary optic atrophy, the optic disc is waxy grey. Laminar cribrosa is not seen, and the cup is filled. The edges are blurred. Retina is unhealthy, and retinal vessels are narrowed. Then constructive optic neurotrophy. It occurs following destruction of ganglion cells secondary to degenerative disease of retina such as retinitis pigmentosa, pathological myopia, and occlusion of central retinal artery. In this case of disc has a yellow waxy appearance. The edges are less sharply defined. Vessels and are markedly contracted. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तालु रोगों के नाम